बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे जो हिस्टोलॉजी ऑफ बोन की पार्ट 2 की वीडियो है उसमें भी ये सारा डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये मैंने सेपरेट भी बना दिया ताकि अगर किसी ने सिर्फ इसको देखना तो देख सके। तो स्टार्ट करते हैं जी एंडोकॉन्ड्रियल क्लासिफिकेशन को। तो क्लासिफिकेशन को लो जी, मैं बुक की बजाय पहले आपको डायग्राम वगैरह से समझाया था क्योंकि बुकिश वर्डिंग पता फसूल सी होती है। तो ये लेके आते हैं हम अपने डायग्राम्स को। यस जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगी एक अदद हाइलिन कार्टिलेज। एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन में होता ये है कि कार्टिलेज जो है वो बोन की शेप सी बन जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस कार्टिलेज को हम साइज भी इंक्रीज करते हैं, उसको बोन में कन्वर्ट भी करते हैं। वो किस तरह से करते हैं वही तो हमने पढ़ना है। अगर सारा कुछ बता दिया तो फिर बात कैसे बनेगी। अच्छा जी, देखो जी, सबसे पहले ये आपके पास एक हाइलिन कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज के अंदर सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। इसके इर्द गिर्द एक लेयर जिसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, मतलब प्रॉपर कार्टिलेज है ना। तो पेरिकॉन्ड्रियम ये जो सेल्स हैं ये लेक्यूनास के अंदर मौजूद हैं। यहां तक तो बातें आपको समझ में आ रही है, कोई इस वीडियो की मुश्किल चीज है ही नहीं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब होना ही शुरू होगा। अभी तक ये जो सेल्स हैं इनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं ये साइड वाली जगह से। आपको पता है, जाहिर सी बात है, ये जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, ये वैस्कुलराइज्ड लेयर है। ठीक है, तो यहां से न्यूट्रिएंट्स ट्रेवल होकर यहां तक आ रहे हैं। अब हुआ क्या, ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं इनकी होती है हाइपरट्रॉफी। ये साइज में इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से इनका लेक्यूना भी साइज में इंक्रीज करता है, जिस तरह का मैंने यहां पे आपको शो किया हुआ है। ठीक, पहली चीज इनकी होती है हाइपरट्रॉफी। दूसरा, ये वाले सेल्स अपनी साथ वाली जगह पे कॉज करवाते हैं कैल्सिफिकेशन। ठीक है, ये वाले सेल्स यहां पे कैल्सिफिकेशन कॉज करवाते हैं। तो इन सेल्स ने इस जगह पे कैल्शियम को डिपॉजिट करवाना शुरू कर दिया, कैल्सिफिकेशन शुरू कर दी। ये सोचा नहीं, अकल थोड़ी कम होती है इन सेल्स के अंदर, कि जब साइड पे कैल्शियम आ जाएगा तो इन तक न्यूट्रिएंट्स तो पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम को तो नहीं क्रॉस कर पाएंगे ना। और न्यूट्रिएंट्स पहले ही इसके पास डिफ्यूजन के थ्रू आ रहे थे, तो इनको न्यूट्रिएंट्स पहुंचना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन सेल्स की डेथ हो जाती है, इन कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ हो जाती है। इनके जो लेक्यूना थे वो खाली रह जाते हैं। अगर मैं आपको एक सेल को शो करूं तो ये सेल था, पहले हाइपरट्रॉफी हुई, लेक्यूना भी बड़ा हो गया, सेल भी बड़ा हो गया, फिर सेल की डेथ हो गई, खाली बड़े साइज का लेक्यूना रह गया। तो एम्प्टी लेक्यूनास फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से फाइनली क्या हुआ, एम्प्टी लेक्यूनास फॉर्म होना शुरू हो गए। नेक्स्ट डायग्राम आप देखिएगा, ये मैंने शो किया, ये दरमियान में एक खाली स्पेस बन गई है, साइडों पे कैल्सिफिकेशन हो चुकी हुई है, साइडों पे कैल्सिफिकेशन हो गई और दरमियान में एक खाली स्पेस बन गई। ठीक हो गया। तो ये तो बातें समझ में आ गई हमें। 3 स्टेप्स हुए, हाइपरट्रॉफी और फिर साइड पे कैल्सिफिकेशन, जिसकी वजह से इन सेल्स की डेथ। अब नेक्स्ट देखिए जी होता क्या है। नेक्स्ट ये होगा, इसी के साथ साथ ये जो लेयर थी जिसको हमने कहा था पेरिकॉन्ड्रियम, ये लेयर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होती है फ्रॉम पेरिकॉन्ड्रियम इनटू पेरिओस्टियम। क्या बनती है जी, पेरिओस्टियम। जाहिर बात है, बोन बनना है ना, तो वो बोन की लेयर बनना शुरू होती है, पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम क्या आपको पता है, 2 लेयर होती हैं। आउटर लेयर को हम कहते हैं फिब्रस लेयर, इनर लेयर को हम कहते हैं सेलुलर लेयर। जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनर लेयर सेलुलर है, इसमें सेल्स मौजूद है। ये कौन से सेल्स हैं, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, जिन्होंने आगे जाके बोन को फॉर्म करना है। कौन से सेल्स होते हैं जी, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। इन ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स से कुछ ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म होते हैं जो कि यहां पे आना शुरू हो जाते हैं, इधर सरफेस पे बाउंड्री पे आना शुरू हो जाते हैं। आई रिपीट, जो आपके पास पेरिकॉन्ड्रियम थी वो कन्वर्ट हुई इनटू पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम के अंदर सेल्स थे, ये ऑस्टियोजेनिक सेल, क्या नाम था यार, तो छोड़, जो भी नाम था, ये जो सेल्स थे ये कन्वर्ट हुए इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोब्लास्ट ने यहाँ पे एक पूरी लेयर फॉर्म कर दी। इस लेयर को हम नाम देते हैं बोन कॉलर। क्या नाम देते हैं जी, ये जो बन गया आपके पास, इसको हम नाम दे देते हैं बोन कॉलर। कौन से सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ड्राइव कहां से हुए हैं, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स से। कोई मुश्किल चीज थी अभी तक हमने सिर्फ इतना सा काम किया है। इन सेल्स की हाइपरट्रॉफी हुई, हाइपरट्रॉफी होकर इन्होंने साइड पे कैल्सिफिकेशन करवाई और अपनी इनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से दरमियान में एक खाली लेक्यूना बन गया, खाली लेक्यूना बन गया। ठीक है जी, फिर साइड पे आपके पास ये जो पेरिकॉन्ड्रियम थी ये पेरिओस्टियम बनी। पेरिओस्टियम के अंदर ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स थे, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स कन्वर्ट हुए इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोब्लास्ट ने बोन कॉलर फॉर्म कर दिया। तो अभी तक तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब ये जो जगह है जहां पे बोन फॉर्म होनी है इंशाल्लाह, इसको हम वैसे नाम देते हैं प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। अब नहीं, मतलब इसको भी प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर कह सकते हैं आप, वैसे ही मतलब मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया। इसको हमने क्या कह दिया जी, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपकी जो पेरिओस्टियम है यहां से कुछ ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट करती हैं थ्रू दिस बोन कॉलर, थ्रू द कैल्सिफाइड लेयर, और अंदर जो दरमियान में लेक्यूना था, जो खाली जगह थी, वहां तक पहुंच जाती हैं ब्लड वेसल्स। पहुंच गई।
अब ब्लड वेसल जाहिर सी बात है इर्द गिर्द तो मेसेंकाइम ही है ना सारा। ब्लड वेसल्स मुख्तलिफ तरह की चीजें लेकर जा रही हैं अंदर, न्यूट्रिएंट्स भी लेकर जा रही है अंदर, मेसेंकाइमल सेल्स भी लेकर जा रही है अंदर, हो सकता है ये ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स भी ले जाएं, मतलब मुख्तलिफ तरह के सेल्स इन ब्लड वेसल के थ्रू अंदर पहुंचते हैं और अंदर पहुंच के वो कन्वर्ट होते हैं इनटू ऑस्टियोक्लास्ट, इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। यानी आप ये कह सकते हैं इन ब्लड वेसल्स की वजह से अंदर पहुंच गए आपके पास ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स भी और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स भी। ये सारे सेल्स इन ब्लड वेसल्स की वजह से अंदर वाले लेक्यूना में पहुंच गए। ठीक हो गया जी, कुछ मुश्किल बात नहीं थी अभी तक। ये जो ऑस्टियोक्लास्ट पहुंचे हैं, इन ऑस्टियोक्लास्ट ने क्या काम करना है? ऑस्टियोक्लास्ट तो आपको पता है बोन को खत्म करने वाले सेल होते हैं। ये क्या करते हैं, यहां पे देखो जी, इधर बाउंड्री पे आ गए ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये मजीद जगह को खोलना शुरू करते हैं कि मुझे आगे बढ़ने दो ताकि ये कैविटी मजीद एक्सपैंड कर सके आहिस्ता आहिस्ता। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ पे रिजॉर्प्शन करते रहते हैं, यहाँ पे भी रिजॉर्प्शन करते रहते हैं ताकि ये कैविटी इंक्रीज करती जाए साइज में। पहला काम। दूसरा काम, ये इधर बोन फॉर्म होना शुरू, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना, ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो यहाँ पे बोन फॉर्म होना शुरू हो गया, स्पॉन्जी बोन। ठीक है जी। ये ऑस्टियोक्लास्ट थोड़ी सी बोन के अंदर भी कैविटी प्रोड्यूस कर देते हैं जिसको हम बाद में नाम देते हैं बोन मैरो, जिसको हम बाद में नाम देते हैं बोन मैरो। तो इस कैविटी को हम कहते हैं प्राइमरी मैरो स्पेसेस। ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्टियोक्लास्ट ने दो तरह के काम किए हैं। पहला काम, यहाँ पे रिजॉर्प्शन किया ताकि इस ओवरऑल लेक्यूना को साइज में इंक्रीज किया जाए, और दूसरा काम, इस बोन के अंदर इसने कैविटीज फॉर्म करना शुरू कर दी जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मैरो स्पेसेस। बात समझ में आ गई? कुछ मुश्किल नहीं था। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट लेक्यूना तक पहुंच गए हैं। ऑस्टियोब्लास्ट ने हल्की हल्की बोन बनाना शुरू कर दी है, जाहिर बात है सेल्स बनाएगी। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ऑस्टियोइड को सिक्रीट करेगी, बोन मैट्रिक्स, कोलेजन वगैरह, प्रोटियोग्लाइकेंस, बोन के जितने कंपोनेंट्स हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट में सिक्रीट करना शुरू कर देने हैं। ऑस्टियोइड सिक्रीट होगा, फिर ध्यान में रखिएगा आगे आपके पास मिनरलाइजेशन वगैरह शुरू हो जाएगी। जब ऑस्टियोब्लास्ट आ गए तो भाई फिर तो बोन फॉर्मेशन में कोई मसला है ही नहीं ना, फिर तो आसान चीज है, आपको पता है उसने ऑस्टियोइड रिलीज करना है, ऑस्टियोइड की मिनरलाइजेशन होनी है, कुछ मुश्किल है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक स्पॉन्जी बोन सी आपके पास बन गई, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं थी। ये अब आपको आखिरी स्टेज में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखिएगा ये कितना इंक्रीज कर चुका है लेक्यूना। ठीक है, क्यों इंक्रीज कर चुका है? क्योंकि यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट अपना काम करते जा रहे हैं, इसको इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक और चीज देखिएगा, जो बोन के एंड्स थे, ये वाला और ये वाला जो एंड्स थे, ठीक, ये यहाँ पे अभी तक बोन फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, सिर्फ शाफ्ट वाली जगह पे हो रही थी जिसको हमने कहा था प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ये जो साइड पे बोन फॉर्मेशन होती है इनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स। काम इनमें भी डिट्टो सेम होना है, इनमें भी वैसी सेल्स ने डेथ होनी है, इनमें भी ब्लड वेसल्स आएंगी, इनमें भी वो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट को अंदर तक लेके आ जाएंगी और फिर वो एक्सपैंड करेंगे, बोन फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये बस इतनी सी बात थी। जो एरिया ये वाला दरमियान वाला जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर से डेवलप हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं डायाफाइसिस। क्या नाम देते हैं जी? डायाफाइसिस। और वो एरिया जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर से बना है, यानी ये वाला एरिया, इसी तरह से ये वाला एरिया, इसको हम नाम देते हैं एपीफाइसिस। क्या नाम दे दिया हमने इनको? एपीफाइसिस। जिस तरह कि अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये देखिए सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर ने ये वाली सारी बोन फॉर्म कर दी और ये वाली बोन फॉर्म कर दी, और प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर शाफ्ट को फॉर्म कर रहा है। ठीक, तो ये आपके पास डायाफाइसिस है, ये आपके पास दो एपीफाइसिस हैं। ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी जो कार्टिलेज है ना वो रह जाती है। जब हम ग्रोथ ऑफ बोन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों रह जाती है। ये बेसिकली बोन की ग्रोथ में रोल प्ले कर रही होती है। अगर हमने पूरी हड्डी बना दी तो फिर बोन ग्रो किस तरह से करेगी? जाहिर बात है जो बच्चा पैदा होता है उसकी बोन में और बड़े इंसान की बोन में बड़ा फर्क है। तो वो यही होता रहता है कि वो खैर हम ग्रोथ ऑफ बोन में पढ़ते हैं किस तरह से वो होती है। एक दफा फाइनली मैं इस सारे को रिवाइज करने लगा। सबसे पहले अंदर सेल्स की हुई हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी होके इन्होंने साइड पे कॉज करवाई कैल्सिफिकेशन, जिसकी वजह से इनकी अपनी हो गई डेथ, और इधर खाली लेक्यूनाज आ गए। ये देखा, खाली लेक्यूनाज आ गए। ठीक है, दूसरे नंबर पे इर्द गिर्द आपके पास ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स आए। ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स से फॉर्म हुए ऑस्टियोब्लास्ट। उन ऑस्टियोब्लास्ट ने यहाँ पे जमा होकर बोन कॉलर बना दिया। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या हुआ? इस ब्लड वेसल्स ने पेनिट्रेट किया और वो अंदर लेक्यूना तक पहुंचे। इन ब्लड वेसल्स के थ्रू इस जगह पे ऑस्टियोब्लास्ट भी आ गए, ऑस्टियोक्लास्ट भी आ गए। ऑस्टियोक्लास्ट ने क्या किया? एक तो बोन के अंदर कैविटीज फॉर्म की जिनको हमने कहा प्राइमरी मैरो स्पेसेस, और दूसरा इस जगह को क्लियर करना शुरू किया ताकि जगह एक्सपैंड कर सके।
ऑस्टियोब्लास्ट ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे ऑस्टियोइड रिलीज किया, यानी बोन मैट्रिक्स को रिलीज करना है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सारा जो होगा वो सारा प्रोटियोग्लाइकान्स, कोलेजन फाइबर्स, ये सारा कुछ ऑस्टियोब्लास्ट ने रिलीज करना है। और फिर यहाँ पे फाइनली कैल्सिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, मिनरलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। मिनरलाइजेशन की वजह से प्रॉपर बोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आपने देखा किस तरह से इंक्रीज करता जा रहा है। ये पूरा प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर कहलाता है। साइड्स पे जो होता है वो आपके पास सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर होता है। नॉर्मली एक लॉन्ग बोन के अंदर 1 प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर और 2 सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं दोनों साइड पे। कुछ बोन्स हैं जिनमें काफी सारे होते हैं ओसिफिकेशन सेंटर, जैसे वर्टिब्री वगैरह के जो बोन है उनमें ओसिफिकेशन सेंटर काफी सारे होते हैं, उनके हर प्रोसेस वगैरह के लिए। तो खैर वो अलग डिबेट है, अलग बात है। तो आई होप सो एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन जो है वो यहां तक क्लियर हो गई, उसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं थी। 8th वीक में स्टार्ट हो रही है। आई होप सो आई क्लैरिफाइड इट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया तो। अल्लाह हाफिज।